हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में राउल्ट का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का नियम था उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो पहला अणुसंख्य गुणधर्म था उसके विषय में पढ़ा दिया था, है ना। उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था और उसमें जो राउल्ट ने बताया था उसके विषय में उसको भी मैंने आपको समझा दिया था। वो टॉपिक तो मेरा खत्म हो गया था। अब उस टॉपिक से संबंधित आज मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाने हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 293 यानी 293 केल्विन। के का मतलब क्या होता है? केल्विन तापमान की इकाई होती है। केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg मिलीमीटर मरकरी। mmHg क्या होता है? mmHg होता है मिलीमीटर मरकरी। ये दाब का मात्रक होता है। पास्कल है ना। ये बार होता है। ये सब क्या है? दाब के मात्रक दिए गए होते हैं। तो mmHg है यदि 25 ग्राम ग्लूकोज 25 ग्राम ग्लूकोज को, देखिए 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो कह रहा कि 25 ग्राम ग्लूकोज को, यानी 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें, है ना। तब तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तब कह रहा कि 25 ग्राम ग्लूकोज को जब हम 450 ग्राम जल में घोल लेंगे तो जल में जब ग्लूकोज को मिलाएंगे, जल क्या होता है? विलायक होता है और ग्लूकोज क्या होता है? विलेय। तो आपका दिमाग लग गया होगा, है ना, कि विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन, है ना। यानी यहां पर यही कह रहा कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। अब जो जल है वो जल जल नहीं रह गया, अब वो विलयन बन गया है, क्योंकि 25 ग्राम उसमें ग्लूकोज मिला दिया कि नहीं मिला दिया। तो विलेय में विलायक जैसे ही मिलाएंगे आप तो क्या बन जाएगा? विलयन। यानी यहां पर आपको केवल कंफ्यूजन के लिए लिख दिया है उसने जल का वाष्प दाब। असल में आपको कैलकुलेट करना है विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि जल में ग्लूकोज मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा, है ना। तो रियलिटी में जो आपको कैलकुलेट करना है वो विलयन का वाष्प दाब कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए एक बात और यहां पर समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में दो फार्मूले बताए थे। एक तो राउल्ट का नियम लगा करके बताया था कि राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये फार्मूला बताया था। और दूसरा ये भी बताया था कि अगर विलयन को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया जाए, अगर सोल्यूशन क्या हो बिल्कुल तन कर दिया जाए, तो तन विलयन के लिए राउल्ट की कोई दूसरी समीकरण थी और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब जब सवाल आपके एग्जाम में आया तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्या कैसे पता चलेगा कि ये जो है आपके राउल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के फार्मूले से लगेगा या तन विलयन के लिए जो राउल्ट ने समीकरण दी है उसके फार्मूले से लगेगा। तो वो आपको सवाल में कंडीशन दी जाएगी, उसमें जो फार्मूला आपको लगाना होगा। आप जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि इसमें हमें क्या करना है। हमें तन विलयन की समीकरण लगानी है या वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का जो राउल्ट का नियम है वो आपको लगाना है। तो जरा इस सवाल को एक बार देख लीजिएगा कि 25 ग्राम ग्लूकोज दे दिया, 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम जल, यानी यहां पर कर लिया विलेय और विलायक दोनों की बात। तो पहली पहचान तो ये हो गई कि जब सवाल में आपसे विलेय और विलायक दोनों की बात कर लेगा तो इसका मतलब है मुझे विलेय के मोल और विलायक के मोल दोनों के मोल रखना होगा। एक तो पहचानने का तरीका ये हो गया, ठीक। दूसरा ये होगा कि सवाल में साफ साफ कह दिया जाएगा कि विलयन को तनु कर दिया गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है। तो उसमें बता दिया जाएगा आपको कि इसको डाइल्यूट कर दिया गया, तो आप तन विलयन के लिए राउल्ट की समीकरण लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर तो आपको विलेय विलायक दोनों दिया गया है, तो आप यहां पर विलेय और विलायक दोनों के मोल निकालेंगे और जो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला राउल्ट के अनुसार होता है उसको लगाएंगे, ठीक। तो जरा एक चीज समझाने के लिए मैं पहले आपको फार्मूला लिख करके बता देता हूं मुझे कौन कौन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे आपको सवाल। चलिए देखिए फार्मूला क्या था राउल्ट के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला आपका ये था P0 माइनस पी एस अपॉन P0 N अपॉन N कैपिटल N। इस फार्मूले को जरा आप देख लीजिए, है ना। ये फार्मूला था आपके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक। और
तनु विलयन के लिए, जब तनु विलयन के लिए मैंने बात की थी तो वहां पर क्या होता है, ये स्मॉल n एक क्या है, हट जाता है। तो यहाँ तो तनु वनु कहा नहीं गया है और ना ही ये डाइल्यूट है। यहाँ तो पूरा क्वेश्चन आपको विलय विलायक बाकायदा दिया गया है, तो दोनों के मोल रखना होगा, यानी फार्मूला तो यही लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये देख लीजिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, यहां से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या निकालना है, इसको जरा समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। तो ये देखिए क्या है, स्मॉल n है विलय का मोल, विलय का मोल। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है आपका, ये है विलय, विलय के मोल। और सवाल में आपका विलय कौन है, विलय है आपका ग्लूकोज। सवाल में आपको क्या दिया गया है, विलय है आपका ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के मोल निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक, नीचे क्या है, तो ये भी स्मॉल n, विलय का मोल, विलय कौन है, ग्लूकोज। तो जो यहां पर वो यहां पर कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है विलायक के मोल। कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है आपका विलायक के मोल, है ना। ये कैपिटल N जो आपका दिया गया वो है विलायक का मोल। अब जरूरत पड़ेगी आपको विलायक का मोल की। विलायक कौन है, तो विलायक हमेशा एक ही होता है, वाटर यानी जल। ये यानी जल के मोल की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब ये मोल क्या होता है, तो मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो सवाल में आपको दोनों का भार भी दिया है, आपको अणुभार कैलकुलेट करना होगा। भार अणुभार कैलकुलेट करने के बाद आपको मोल निकालना होगा और मोल को यहां पर रखना होगा इस फार्मूले में, है ना। उसके बाद ये क्या है आपका P0, तो P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक कौन होता है, वाटर होता है, जल होता है। तो P0 आपका क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है, तो PS है आपके विलयन का वाष्प दाब। देखिए यही जो आपको वाष्प दाब कैलकुलेट करना है, ये बाद में यही जल क्या बन गया, विलयन बन गया है। तो आपको PS कैलकुलेट करना होगा और P0 यहां पर जो पता है उसकी वैल्यू यहां भी रखी जाएगी वही। तो P0 की वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है। सवाल में वैसे दे दिया है आपको कि जो जल का वाष्प दाब है 17.535, यानी P0 की वैल्यू कितनी है, 17.535। इसमें तो कुछ सोचना है नहीं, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक कौन है, जल, तो जल का वाष्प दाब है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक कौन है, यहाँ पर जल है, तो जल का वाष्प आपको दिया ही गया है। ठीक, तो ये फार्मूला मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि आपको ये पता चल जाए कि इस फार्मूले से मुझे चाहिए क्या क्या, क्योंकि आपको ये सब निकालना पड़ेगा और निकाल करके यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं आपको। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे जो मुझे आवश्यकता है उसको मैं लिखता हूं यहां से ये। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको मैंने फार्मूला दिखा दिया, मुझे जो चाहिए, मुझे विलय का मोल चाहिए, विलायक का मोल चाहिए, है ना। और आपको जल का तो वाष्प दाब यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया ही गया है। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर मोल कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार। भार अणुभार विलय और विलायक दोनों का देखिए दिया गया सवाल में भार, अणुभार हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर लिख लेंगे जल का, या पहले विलय का ही कर लें, विलय, विलय यहां पर कौन है, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार कितना दिया गया है, 25 ग्राम। तो ये लिख लिया 25 ग्राम हो गया। ठीक, उसके बाद अब ग्लूकोज का मोल निकालना होगा, तो ग्लूकोज का भार पता होना चाहिए, ग्लूकोज का अणुभार पता होना चाहिए। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, ग्लूकोज का अणुभार स्मॉल m, ये ग्लूकोज का अणुभार है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, C6H12O6 ये होगा। आप इसका अणुभार कैलकुलेट करेंगे 180 आएगा, 180, है ना। यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए 12 गुणे 6 प्लस 1 इंटू 12 और ये 16 गुणे 6, इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, 180। यानी ग्लूकोज का जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। स्मॉल m से लिखते हैं इसको। अब यहाँ पर विलय का आपको भार पता हो गया, विलय का अणुभार पता हो गया। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, विलय का मोल। चलिए विलय के मोल निकाल लेते हैं। विलय कौन है, ग्लूकोज है। यहां लिख लेते हैं विलय के मोल, मोल को लिख लेते हैं स्मॉल n से, है ना। विलय के मोल को स्मॉल n से लिख लिया जाता है।
मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना आपको दिया गया है, तो भार आपको दिया गया ये 25 ग्राम दिया गया है, और अणुभार कितना है आपका, ये 180 दिया गया है। तो विलेय के मोल बराबर क्या बन जाएगा, भार बटे अणुभार। यानी भार कितना आपको दिया गया है, ये दिया गया है 25, अणुभार कितना आपको दिया गया है, तो ये दिया गया है 180। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 0.139 आ जाएगा, इसको भाग कर लीजिएगा, 0.139 इतना आ जाएगा। आप जब 25 को इसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर भाग करने पर 0.139 आ जाएगा। तो यहां से आपके विलेय का मोल निकाल लिया। अब आपको विलायक का मोल निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सवाल में दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, विलेय विलायक की। तो ये तो हो गया विलेय का मोल। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद मुझे विलायक का मोल कैलकुलेट करना होगा। विलायक का भार यहाँ पर कितना है, तो ये है विलायक आपका वाटर, 450 ग्राम जल है। चलिए यहां पर लिख लेते हैं विलायक का भार। विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से लिख लेंगे। विलायक का भार कितना है, 450। ठीक, विलायक का अणुभार, तो जल का अणुभार कितना होता है, इसको मैं सीधे कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर जगह भी इतनी नहीं है, इसको मैं सीधे कर देता हूं जरा सा। यहां पर लिख लेते हैं विलायक के मोल। विलायक के मोल को मैंने कैपिटल एन से लिख लिया है ना। देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए कि हिंदी भी देखे इंग्लिश में देखे तो इंग्लिश फार्मूला लगाना चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या हिंदी में पूरा लिख करके सॉल्व करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने सीधे लिख लिया विलायक के मोल, है ना। विलायक का भार कितना है, 450 ग्राम जल है। जल क्या होता है, विलायक। और जल का अणुभार कितना होगा, H2O का अणुभार, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो जो जल का अणुभार होगा वो 18 होगा। तो भार कितना दिया गया है, 450 आपको। अणुभार कितना होगा जल का, 18। तो ये आप डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर विलायक का मोल कितना आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं और मुझे आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं सवाल को जरा सा इरेज करता हूं क्योंकि मुझे आपको इसको सॉल्व करवाना है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने मोल निकाल कर आपको दिखा दिया। अब एक चीज क्या है, तो आपको सवाल में दिया गया था जल का वाष्प दाब। जल क्या, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 आपको सवाल में दिया गया है। मोल तो मैंने निकाल दिया है ना। इसको मैंने इसलिए नहीं इरेज किया, मान लें इसकी जरूरत पड़े। आप पीछे सवाल में जो स्क्रीनशॉट लिया आप उसमें देख सकते हैं, है ना। तो जल का वाष्प दाब कितना है, 17.535 mmHg। ठीक, चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक है कौन, जल। तो शुद्ध विलायक यानी अगर लिखना चाहे तो कौन है, जल का वाष्प दाब। तो इसका वाष्प दाब शुद्ध का कितना होगा, P0 सामने आपके लिखा 17.535 mmHg। आप पीछे क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो 17.535 mmHg ये हो गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कह रहा था कि जब 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। और विलयन बनने के बाद कंफ्यूजन के लिए आपको लिख दिया था जल, वरना वो विलयन लिखना चाहिए था वहां पर। तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो उसमें लिखा था जल, यानी विलयन का वाष्प दाब हमें कैलकुलेट करना है। तो निकालना क्या हमें, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब का मतलब है कि PS आपको कैलकुलेट करना है, आपको ये PS निकालना है। ठीक, चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं यहां से, क्योंकि यहां से मुझे फार्मूला लगाना होगा आगे, है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए जितने डाटा की मुझे जरूरत पड़ती जाती है उतना उतना मैं मिटालता जाता हूं, है ना। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब मुझे वो नियम लगाना होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए तो लिख लेते हैं फार्मूले को, P0 माइनस PS अपॉन P0 स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखिए ये फार्मूला अभी मैंने बताया था आपको, यही फार्मूला लगेगा। और यहां से आपको PS कैलकुलेट करना है, विलयन का वाष्प दाब कैलकुलेट करना है। तो चलिए P0 कितना है, P0 देखिए ऊपर लिखा हुआ 17.535 mmHg। तो रखते जाइए वैल्यू 17.535 और PS तो आपको कैलकुलेट ही करना है। नीचे क्या होगा 17.535 ये होगा। दोनों की वैल्यू लिख रही है, इधर वाली वैल्यू लिखी।
स्मॉल एन क्या है, विले का मोल, विले का मोल यानी विले कौन था, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल कितना, सामने देखिए विले के मोल, और विले कौन है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो विले का मोल स्मॉल एन कितना है, 0.139, ठीक, तो ये कितना है 0.139 ये है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, इधर लिख लेते हैं नीचे, यहां पर 0.139 ये हो गया। फिर नीचे क्या है, विले का मोल, फिर विले का मोल यही रखा जाएगा 139, और विलायक का मोल कैपिटल एन कितना है, तो कैपिटल एन आया है 25, तो ये लिख लेते हैं 25। इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस डाटा को इरेज कर देता हूं यहां से। चलिए, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 17.535, और नीचे क्या होगा 17.535, और माइनस कितना होगा पीएस, ये कितना होगा 0.139, इसको ऐड कर लेंगे तो 25.139 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। तो 25.139। अब मुझे यहां से यही पीएस कैलकुलेट करना है, तो ये अपॉन में है, ये बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहां से ये बनेगा 17.535 माइनस पीएस, ये होगा, ये बटे में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, अपॉन में। देखिए 0.139 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 17.535, 17.535 ये हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे तो वही आपका 25.139 इतना तो आपको दिया गया है। अब मैं इधर सॉल्व कर देता हूं इसको, है ना। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये वाला क्या करेंगे, 0.139 को 17.535 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना है 17.535 माइनस पीएस, और ये आ जाएगा 2.437365 ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाले को, है ना, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब उसके बाद 25.139 ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.955 ये आ जाएगा हमारा 0.096955। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 17.535 माइनस पीएस। अब मुझे क्या, ये पीएस निकालना, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, ये माइनस में हो जाएगा। तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा 17.535 माइनस 0.09696 और 5 के बाद कोई संख्या होती तो आगे वाले में एक जोड़ देते, तो 9696 इसमें ऐड कर दिया। तो यहां पर जो आपका पीएस बराबर 17.438 ये आएगा। अब देखिए 3 के बाद संख्या कितनी है 8, और आपने सार्थक अंक पढ़ा होगा। सार्थक अंक में क्या करते हैं कि संख्या 5 के ऊपर होती तो एक आगे वाली संख्या में ऐड कर देते हैं, तो 3 की जगह 4 आ जाएगा, या इसको यहां भी लिख करके छोड़ सकते, कोई गलत नहीं है, ठीक। तो ये पीएस बराबर कितना हो जाएगा 17.44 mmHg, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और ये भी हमारा आवास दाब के अपेक्षिक अनुमान से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको 2 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाकी आप सॉल्व करते रहिएगा, बुक से या सीरीज से या किताब से कहीं से भी मिले तो आप उनको सॉल्व करते रहिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, लिखा हुआ है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, ये विद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयनों में नहीं टूटता, जो वियोजित नहीं होता, है ना। तो विद्युत अनपघट्य है ना, जिसका विद्युत के द्वारा अपघटन ना हो वो विद्युत अनपघट्य होता है, ठीक। पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mmHg मिलीमीटर मरकरी दाब का मात्रक से
घट कर 17.235 mmHg, 17.235 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। तो विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैंने बताया था कि आपको राउल्ट के दो केस के नियम मिलेंगे, एक तन विलयन के लिए समीकरण मिलेगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन थी वो भी तो थी, और सेकंड वाली एक वो है कि जिसमें आपको विलेय का मोल और विलायक का मोल। तो जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आवासशील विद्युत अनवघट्य है, उसके पदार्थ को कहता है कि 10 ग्राम विद्युत अपघट्य का कितना है, 10 ग्राम है, और कितने ग्राम जल में मिलाया गया है, 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, बहुत ही कम है। जब मैंने बताया था कि विलेय की मात्रा बहुत कम होगी विलायक के अंदर, तो विलेय को क्या कर देंगे हम, नेग्लिजिबल कर देंगे, नगण्य कर देंगे, उसे अमान्य कर देंगे। तो विलेय के मोल वहां पर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और विलायक का मोल बचता है। तो वो जो समीकरण बनती है वो बनती है तन विलयन के लिए राउल्ट की समीकरण। तो यहाँ पर देखिए वही बात आपसे कह रहा है, 100 ग्राम में कोई चीज 10 ग्राम है तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगी। तो यानी कि क्या होगा, इसमें हमारे राउल्ट के तन विलयन की समीकरण लगेगी, है ना। जब क्वांटिटी कभी भी जब कम बहुत कम दी जाएगी क्वांटिटी, तो आप क्या करेंगे, उसमें तन विलयन के लिए राउल्ट की समीकरण लगाएंगे। ठीक, तो यहां पर 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतने से घट करके इतना हो जाता है, वाष्प दाब भी घट गया। ये भी बता दिया कि वाष्प दाब इतना मिलाने पर इतना वाष्प दाब घट गया। तो यहां पर सीधे सीधे नजर आ रहा है कि क्वांटिटी कम है तो आपके तन विलयन की समीकरण लग जाएगी। तो चलिए तन विलयन की समीकरण क्या होती है, तो तन विलयन की जो समीकरण होती है P0 माइनस PS अपॉन P0 N अपॉन कैपिटल N, ये होती है तन विलयन के लिए समीकरण। इसके पहले अभी मैंने लिखाया था वो थी वाष्प दाब के आपेक्षिक अनुमान की जब विलेय और विलायक पर्याप्त मात्रा में दिए गए होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कम होने की वजह से मुझे पता चल गया कि ये तन विलयन से लगेगा, ऐसे आपको भी पहचानना है, या फिर सवाल में कह देगा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तन विलयन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए घट करके वाष्प दाब इतना हो गया था, तनु करने पर वाष्प दाब भी घट गया, है ना। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये क्या है, एन स्मॉल एन है विलेय का मोल, कैपिटल एन क्या है विलायक का मोल, यानी विलेय और विलायक के मोल आपको निकालना पड़ेगा। ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, तो यहां पर देखिए आवासशील विद्युत अपघट्य था, इसके 10 ग्राम, यानी ये क्या है, अब कोई भी विद्युत अपघट्य होगा उसका नाम नहीं बताया गया कि कौन सा विद्युत अपघट्य है। मान लिया कि ग्लूकोज हो सकता है या यूरिया हो सकता है, इस प्रकार से कोई अनपघट्य हो सकता है ना। तो अनपघट्य का ये जो मात्रा उसकी वो कितना 10 ग्राम है, और 100 ग्राम जल में मिलाया गया जल क्या होता है, विलायक होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमें दिया गया डाटा उससे हम मोल निकालते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, जरा सा दिया गया, पहले हम वही लिख लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विद्युत अपघट्य का 10 ग्राम दिया गया है, और यहाँ पर विलय करने पर वाष्प दाब कितना था 17.535, यानी प्रारंभिक जो वाष्प दाब था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था 17.535। जब कोई विलय नहीं मिलाया गया था तो वाष्प दाब कितना था 17.535, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, और विलायक कौन होता है, जल। ठीक, तो ये तो पहले का वाष्प दाब था। उसके बाद उसको जब मिला दिया गया तो जो विलयन का वाष्प दाब है पीएस कितना हो गया 17.235, ये पीएस की वैल्यू दी गई। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, हम यहां पर लिख लेंगे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0। चलिए P0 लिख लेते हैं, P0। और शुद्ध विलायक होता कौन है, तो वाटर होगा, जल। कितना है वाष्प दाब दिया गया 17.535 mmHg, मिलीमीटर मरकरी, ये है। उसके बाद विलयन का वाष्प दाब कितना है, तो विलयन का वाष्प दाब देखिए कितना हो गया, घट करके जब मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया 17.235। चलिए यहां पर लिख लेते हैं कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पीएस होगा। विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, पीएस कितना दिया गया 17.235, तो 17.235 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। ठीक, ये दो डाटा आपको सवाल में दिए गए थे, ये मैंने लिख दिया। और आपको क्या दिया गया, आपको विलेय का भार दिया गया, कितना विलेय है 10 ग्राम है, विलायक का भार दिया गया कितना है 100 ग्राम है, जल, वाटर, है ना।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाता हूं। चलिए अब मैं क्या करता, जो और डाटा दिया गया था आपको, विलेय का भार दिया गया था, विलेय का भार कितना 10 ग्राम दिया गया था, कहता है विद्युत अनपघट्य है ना। चलिए उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर हम आगे लिख लेते हैं विलेय का भार स्मॉल w बराबर कितना विलेय था 10 ग्राम, तो यहां पर लिख लेते हैं 10 ग्राम। ये आपका विलेय हो गया। विलायक का भार भी आपको दिया गया है, ठीक। और विलेय का भार आपको कैलकुलेट करना है, यानी विलेय का अणुभार, अणुभार को लिखते हैं स्मॉल m से, अणुभार को स्मॉल m से लिखते हैं, यही कैलकुलेट करना है आपको। चलिए ये अणुभार हो गया। अब आपको विलायक का भार भी सवाल में दिया गया था। विलायक के भार को कैपिटल W से लिखते हैं, है ना। चलिए कितना दिया गया था 100 ग्राम। अब सवाल में पीछे देख लीजिएगा 100 ग्राम, ठीक। विलायक का अणुभार, विलायक कौन होता है जल, जल का अणुभार कितना होता है 18। चलिए तो विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक के अणुभार को हम लिखते हैं कैपिटल M से। कुछ अंतर रहे स्मॉल और कैपिटल में, इसीलिए लिखा जाता है चेंज करके। तो विलायक का अणुभार, विलायक कौन है जल है, वाटर है H2। वाटर का अणुभार कितना आएगा देखिए 2 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तन विलयन के लिए राउल्ट के समीकरण को लगाना है। चलिए P0 माइनस PS अपॉन P0 अपॉन N कैपिटल N। तो यहां मैंने स्मॉल w कैपिटल W, तो मोल को आप भार बटे अणुभार स्मॉल w कैपिटल W में चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं फॉर्मूला चेंज करके दिखा देता हूं आपको, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये क्या है, मोल है। मोल बराबर क्या, भार बटे अणुभार, भार को स्मॉल w से, अणुभार को स्मॉल m से। तो इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ये क्या है, विलायक के मोल, विलायक के मोल क्या, विलायक का भार, विलायक का अणुभार। तो विलायक का भार कितना है कैपिटल W, विलायक का अणुभार कितना होगा कैपिटल M, ये होगा। इस फार्मूले को जरा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने पर क्या बनेगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 होगा, ये हो जाएगा स्मॉल w, इसको हम नीचे ले लेते हैं m को, और ये हमारा क्या होगा कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल M और ये नीचे क्या हो जाएगा कैपिटल W। तो ये फार्मूले को ही मैंने पक्षांतर चेंज किया है, यहां से स्मॉल m को नीचे ले लिया और यहां से कैपिटल M को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो ये यहां से चेंज कर लिया है। अब इसको इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस साइड में इसको कर देता हूं यहां से, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस साइड इरेज करके फिर इधर ही समझाता हूं आपको। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं यहां पर इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा। विलायक का अणुभार आपको दिया ही गया था। अब मैं यहां से इसको सॉल्व करवाता हूं आपको, है ना। इस साइड में मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो यहां देखिए P0 माइनस PS, P0 अभी क्या था आपको 17.535 शुद्ध विलायक का वाष्प दिया गया था। स्मॉल w देखिए, स्मॉल w कितना है 10 ग्राम दिया गया था आपको, 10 ग्राम यहां लिख दिया। उसके बाद स्मॉल m ही आपको कैलकुलेट करना है अणुभार, ठीक। कैपिटल M कितना है, कैपिटल M है आपका विलायक का अणुभार कितना होता है 18, जल वाटर था विलायक, विलायक का अणुभार कितना 18। विलायक का भार कितना है, तो विलायक का भार आपको दिया गया था 100 ग्राम, ये हो जाएगा 100, हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जो दिया गया इसको जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, इधर से इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो इधर इसको हम माइनस करेंगे जब, तो ये हमारा आएगा, इसको इससे माइनस कर लेंगे तो ये 0.300, आप 17.535 माइनस 17.235 माइनस कर लीजिएगा, 300 का अंतर आएगा, ठीक। तो 0.300 आ जाएगा। नीचे क्या है 17.535 ये होगा। इधर जो कटने वाला उसको काट लीजिए, क्या होगा 10 और 10 दहम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद
इसको काट लीजिए 18 को और 10 को, तो 2 9 18 ये हो जाएगा। उसके बाद 2 पंजी 10 ये हो जाएगा ना। तो यहां से फिर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा बन जाएगा 9, ऊपर देखिए 9 होगा, नीचे m इंटू 5 हो जाएगा। और यही m क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको यहां पर 5 होगा, ये 5 होगा। अब हमें क्या करना है, यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए क्या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.300 इंटू m इंटू 5 ये हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा। तो इस साइड में इसको लिखेंगे 17.535 गुणे 9 ये होगा। अब मुझे क्या निकालना है, m निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसके अपावर में आ जाएगा 17.535 गुणे ये हो जाएगा। और इधर क्या नीचे क्या हो जाएगा, 0.300 इंटू 5 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या है, पॉइंट बराबर, तो यहां से हटा देंगे इसको हम, ये वाला हटा दिया मैंने। अब देखिए अगर कुछ कटने वाला है तो काट लेते हैं यहां से। ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 3 बन जा 3, यानी ये 100 हो जाएगा। अभी कुछ कटने वाला है या नहीं है, तो अभी यहाँ पर 100 है, 500 पंजे 500 हो जाएगा नीचे, यानी ऊपर हो जाएगा आपका 17535 इंटू 3 अपॉन, और 100 पंजे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 17.535 मल्टीप्लाइड बाई 3, तीनों पच्चीस 15 का 5, 10 0 15 16 21 22 3 5 ये आ जाएगा 526.05 और नीचे हो जाएगा ये 500। आप इसको जब डिवाइड कर लेंगे, है ना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहां से आपको मिल जाएगा, तो इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 105.88, यानी इसको डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 105.88। ये हो गया आपका अणु भार। और इसको नियर अबाउट 106 के बराबर ले लिया था, 105.88 है 88, तो इसको नियर अबाउट 106 के ले लिया जाता। तो कहीं कहीं पर आंसर देखेंगे 106 लिखा है, यह 105.88 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के करवा दिए हैं। इसके अलावा आप बुक या सीरीज में कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करिए, और जैसे नहीं हो पाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।